हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने BPCS 186 का यूनिट 2 पढ़ा था। अब हम इसका जो है यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाएंगी। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस, आपको ये जो है टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो पहले तो ये समझना है कि स्ट्रेस प्रोननेस क्या होती है। उसके बाद में उसके वेरियस जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसके बाद में हम जो है यहाँ पे अपने 3.0 ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो ये क्या बोलता है कि आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले तो फैक्टर्स जो हैं, जितने भी फैक्टर्स जो स्ट्रेस प्रोननेस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस के प्रति हमारी कमजोरी बढ़ती है, वो सारे फैक्टर्स को हम जानेंगे। उसके बाद में हमारा जो है हम डिस्कस करेंगे मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में, जो कि स्ट्रेस को मॉडरेट करते हैं, यानी कि स्ट्रेस को अच्छा या यानी कि कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में या फिर मॉडरेटर्स जो होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि स्ट्रेस प्रोननेस होता क्या है। तो फिर स्ट्रेस प्रोननेस क्या होती है कि स्ट्रेस प्रोननेस होती है कि आप एज एन इंडिविजुअल स्ट्रेस के प्रति कितने ज़्यादा सेंसिटिव हो, और ये किसी किसी लोगों में ज़्यादा होता है, किसी किसी लोगों में कम होता है। तो इसी के फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज स्ट्रेस प्रोननेस। तो स्ट्रेस प्रोननेस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी। स्ट्रेस प्रोननेस इन सिंपल वर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब एज द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू टेक मोर स्ट्रेस, यानी कि एक पर्सन ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है। सच इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस कंपेयर टू अदर्स, जिनकी स्ट्रेस प्रोननेस ज्यादा होती है, ऐसे इंडिविजुअल के ज्यादा चांसेस है उनको स्ट्रेस एक्सपीरियंस होगा किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में। कुछ लोग होते हैं जिनको डिफिकल्ट सिचुएशन में स्ट्रेस फील नहीं होता, और जिनकी स्ट्रेस प्रोननेस ज्यादा होती है, जो स्ट्रेस प्रोन होते हैं, वो उनको स्ट्रेस जो है डिफिकल्ट सिचुएशन में ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। The opposite of stress proneness is stress resistance and such individual is less likely to experience stress। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि जो इंडिविजुअल जिनको स्ट्रेस प्रोननेस कम होती है उनको हम स्ट्रेस रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंट, और उनको स्ट्रेस डिफिकल्ट सिचुएशन में कम होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस पे आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर आता है जो कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेस प्रोननेस में, वो है पर्सनैलिटी टाइप ए। तो पर्सनैलिटी टाइप ए के बारे में हमने पहले यूनिट में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था क्या होता है। इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो पर्सनैलिटीज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है टाइप ए पर्सनैलिटी और एक हो जाती है हमारी टाइप बी पर्सनैलिटी। दो प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। तो टाइप ए और टाइप बी की पर्सनैलिटी में क्या क्या होता है कि जो टाइप ए पर्सनैलिटी होता है इसको बोलते हैं कि ये इसके स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस से लिंक होता है। ये कि इस इंडिविजुअल को जिसकी टाइप ए पर्सनालिटी है उसको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का स्ट्रेस होगा। और कैसे है कि इनको जो है स्ट्रेस खतरे की तरह लगता है, कि हर छोटा मोटा स्ट्रेस उनको लगेगा कि खतरा है हमारे, यानी कि उसको खतरनाक मानते हैं। स्ट्रेस को कोई भी सिचुएशन हो उसमें घबरा जाते हैं या फिर उसको झेल नहीं पाते। इनकी जो रिएक्शन होती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन के प्रति वो बहुत ही ज्यादा कड़क होती है और फास्ट होती है, यानी कि बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। यानी कि ये अगर जैसे कि अगर कोई कीड़ा आ गया या फिर कोई ऐसे कि कोई चूहा आ गया या फिर कोई भी चीज जिससे डर लगता है, सांप आ गया कोई चीज, तो कोई लोग तो क्या होगा थोड़ा सा ऐसे घबरा जाएगा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं छल ही जाते हैं। तो वो छलने वाला जो हो गया वो टाइप ए पर्सनैलिटी वाला होगी, इंटेंस एकदम। कि कुछ लोग तो है घबरा रहे हैं, बस उनका थोड़ा सा झटका लग रहा है, पर ये लोग तो उछल ही जा रहे हैं। तो इसकी इंटेंस होती है रिएक्शन और फास्ट होती है, एकदम तुरंत होती है। उसी के अपोजिट में हमारा टाइप बी पर्सनैलिटी आता है। इनके जो डिस्प्ले करते हैं ये लो स्ट्रेस रिएक्टिविटी डिस्प्ले करता है, कि ये स्ट्रेस के प्रति कम रिएक्ट करते हैं। जो टाइप ए पर्सनालिटी वाले होते हैं ये जो है स्ट्रेस के प्रति ज्यादा प्रोन होते हैं, यानी कि ये कमजोर होते हैं स्ट्रेस से। अगर इनको स्ट्रेस, अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी तो इनको ज्यादा चांसेस है कि स्ट्रेस एक्सपीरियंस होगा। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स बता रखे हैं टाइप ए बिहेवियर के, जैसे कि स्टेटस इनसिक्योरिटी होती है इनको, अर्जेंसी ऑफ टाइम रहती है, हाइपर अग्रेसिवनेस रहता है कि ज्यादा एग्रेसिव होते हैं ये, फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी, यानी कि किसी भी चीज पे गुस्सा आ जाना या फिर उनके प्रति हॉस्टिलिटी, दुर्भाव या फिर द्वेष भाव रखना अपने मन में। और लास्टली हमारा सेल्फ ड्राइव टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ ऐसी हैबिट, लाइफस्टाइल ऐसी लीड करना कि जिससे कि खुद को ही नुकसान हो। ये सारी चीजें इनके फैक्टर्स में आ जाती है, जो कि हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टाइप ए बिहेवियर के।
तो अब इसके बाद में मैं आपको एक बार इसका आंसर में भी दिखा देता हूँ कि आंसर इसका कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप बी पर्सनैलिटी क्या होती है। ज़्यादातर ये ऑफन लिंक होती है हाई लेवल स्ट्रेस से, टाइप बी पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे है। और फिर ये हो गया सम फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस इनसिक्योरिटी, इंडिविजुअल जो होते हैं टाइप ए पर्सनालिटी के वो ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं अपने स्टेटस से, वो अपने आप को लो एस्टीम मानते हैं, अपने आप को कम मानते हैं दूसरों के मुकाबले, दूसरों से बार बार कंपैरिजन करते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। अर्जेंसी ऑफ टाइम है, अर्जेंसी यानी कि उनको जल्दी चाहिए होता है, कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है। कॉन्स्टेंटली वो जो है हरी में रहते हैं एकदम जल्दी जल्दी। और फिर पॉलीफेजिक थिंकिंग यानी कि एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है, मल्टीपल एक्टिविटी थिंग्स एट द सेम टाइम कैरिंग आउट। तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग काम एक ही टाइम पे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। हाइपर अग्रेसिवनेस यानी कि ज़्यादा ही अग्रेसिव होना, यानी कि गुस्सा करना किसी के ऊपर, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर दिखाते हैं। फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी वैसे बताया था कि मैंने, परसीव अदर्स नेगेटिवली यानी कि दूसरों को नेगेटिव तरीके से या फिर सस्पिशियस तरीके से देखना, दूसरों को ये मानना कि दूसरा तो गलत ही है, और एक दुर्भाव द्वेष भाव दूसरों के प्रति, वो सारी चीज़ें। ड्राइव टू द सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैंने बताया कि कुछ ऐसी हैबिट्स को अपना लेना जिसकी कि हमारा ही नुकसान हो, जैसे कि अल्कोहल या फिर ड्रग्स, ऐसे सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अब हॉस्टिलिटी पे आते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है। तो इसमें हॉस्टिलिटी में क्या होता है, हॉस्टिलिटी हमने पहले भी थोड़ी सी पढ़ी कि दूसरों के प्रति नेगेटिव विचार रखना उसके बारे में। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्टिलिटी क्या होती है। इसके कैरेक्टराइज करते हैं सिनिकल, सस्पिशियस एंड एंगर से, ये जो है कैरेक्टराइज होता है कि यानी कि सिनिसिज्म का मतलब है कि दूसरे जो है अपने ही फायदे की बात सोचता है दूसरों, यानी कि वो मतलब ही है टाइप में ऐसा सोचना, या फिर सस्पिशियस शक रखना उनके ऊपर, गुस्सा करना, ये सारी चीजें जो है हॉस्टिलिटी में आती है। और ये सारी चीजें जो है स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसकी वजह से हमारा जो है फिजिकली हम अराउज हो जाता है बहुत ज्यादा, जिससे कि किसी को नुकसान पहुंच सकता है, रिलैक्स नहीं कर पाते इसकी वजह से। हाइटन सेंसिटिविटी टू परसीविंग थ्रेट्स, ये सारी चीजें आपको हो सकती है, यानी कि बहुत सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। इसका जो है हमारे रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है अगर हॉस्टिलिटी हो किसी के। अब वो चाहे आपका फ्रेंड ही हो, या फिर आपके घर पे कोई हो, माता पिता हो, या फिर पति हो, पत्नी हो, या फिर वैसे भाई बहन हो, कोई भी हो, उनके प्रति ये जो है रिलेशन में बहुत ज्यादा आपके स्ट्रेन दे सकता है। इसकी वजह से सोशल आइसोलेशन हो सकता है आपका, यानी कि अब जब आप दूसरे के प्रति हॉस्टिलिटी रखते हो तो ये होता है कि दूसरा आपसे अलग हो जाता है, तो सोशल आइसोलेशन आपको हो जाएगा। अगर आप सबके प्रति हॉस्टिलिटी रख रहे हो तो सब आप, तो फिर वही है कि लैक ऑफ सोशल सपोर्ट हो जाएगा आपको। और आपको अभी जैसे कि लैक ऑफ सोशल सपोर्ट होगा, तो यही जो होता है, ये सोशल सपोर्ट एक स्ट्रेस को झेलने के लिए काफी जरूरी होता है सोशल सपोर्ट। तो अगर वही चीज हट जाएगी तो आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से जो है आपके नेगेटिव इफेक्ट जो होते हैं स्ट्रेस के, वो एम्पलीफाई हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अब परफेक्शनिज्म में आते हैं। परफेक्शनिज्म का मतलब होता है जो काम मुझे करना है वो एकदम बढ़िया तरीके से करना है। इसका एक बार आंसर भी देख लेते हैं हम। तो परफेक्शनिज्म क्या होता है कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये जो भी चीज है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ये जो है अपने आप से भी हो सकता है, फिर दूसरों से भी हो सकता है। दो कैटेगरी होती है। देखिए इंटरनल होती है एक तो परफेक्शनिज्म, जिसमें होता है कि एक्सपेक्टेशन होती है खुद से, और फिर एक एक्सटर्नल होती है परफेक्शनिज्म, जिससे एक्सपेक्टेशन होती है दूसरों से। तो ये दो प्रकार की होती है। इंटरनल परफेक्शनिज्म में क्या होता है, खुद से होती है एक्सपेक्टेशन, तो जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि लो सेल्फ एस्टीम होती है। दूसरों से काफी बार हम जो है कंपेयर करते हैं कि भैया इसके मुकाबले हमारा क्यों नहीं हो पाया बढ़िया, हमें और अच्छा करना चाहिए था, ये हो गया। एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म का मतलब होता है कि दूसरों से एक्सपेक्ट करना कि भाई दूसरे अच्छा करे, तो इसके क्या होता है कि दूसरों में खामियां निकालना। ये सारी चीजें जो है इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन आप जानते ही है कि काम को टालना, ये जो भी काम है हमारा अभी नहीं करना बाद में करना है, ये सारी चीजें प्रोक्रेस्टिनेशन में आती है। एक बार इसके आंसर पे आते हैं अब। तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है, वो ये कि अभी नहीं करना, नॉट डूइंग थिंग्स या फिर एक्टिविटीज ऑन टाइम एंड कीपिंग देम फॉर लेटर, बात के लिए उसको छोड़ देना, अभी काम नहीं करना, ये सारी चीजें प्रोक्रेस्टिनेशन में आ जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो चीज है वो हमारी अच्छी नहीं लग रही है हमें, या फिर वो डिफिकल्ट लग रही है हमें, वो चीज आ जाती है कि या तो वो प्लेजेंट नहीं लग रही या फिर डिफिकल्ट लग रही है, तो फिर हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ सकता है, क्योंकि आप जैसे जैसे जो है डिले करोगे उसके बाद में आपको कभी ना कभी वो चीज करनी है।
तो आपको या तो टाइम की कमी होगी, तो आप उसको ये बोलोगे कि अरे काम नहीं हो रहा, या तो गिल्ट होगा आपको, या फिर आपको खुद से होगा कि भाई मैं ये कर नहीं क्यों नहीं पाया, या फिर कोई एक्सटर्नल रिपरकशन आ सकते हैं, जैसे कि आपका मान लो कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना था पर आपने डिले कर दिया, तो टीचर ने बोला कि भैया अब तुम्हारे असाइनमेंट नहीं हो गए, तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये जो है एक्सटर्नल रिपरकशन में आ गया कि भैया कुछ एक्सटर्नल तरीके से हमें दंड मिल गया, वो सारी चीजें हो सकती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो हो सकती है ये दो तरीके से होती है, या तो आपको डर लग रहा है चीज से, या फिर ये है कि आपको बहुत ज्यादा आलस बना आ रहा है चीजों से। तो ये दो तरीके से हो सकती है। अगर आपको डर लग रहा है तो पहली बात तो आपको डर को कम करके उसको बारे में और जानना चाहिए और कम करना चाहिए। लेजीनेस का क्या है कि लेजीनेस आपको एक कंफर्ट ढूंढने की आदत हो गई है कि आप जो है डिफिकल्ट कंडीशन में नहीं रह पाते, आप बोलते हो कि भैया ये हमें नहीं करना, हमें थोड़ा कंफर्ट ढूंढना चाहिए। तो इसको आपको थोड़ा हैबिट बनानी पड़ेगी। लेजीनेस जो है ठीक नहीं है, एक तरीके से कंफर्ट लेवल को सीख करना वो ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट सेशन पे आते हैं, वो है लर्नड हेल्पलेसनेस एंड लर्न पेसिमिज्म। तो ये दो चीजें हैं, लर्न हेल्पलेसनेस एंड लर्न पेसिमिज्म। तो आप समझ ही सकते हैं, लर्न का मतलब है सीखा, यानी कि सीखना, लर्न का लर्नड, और हेल्पलेसनेस का मतलब है कि यानी कि हमारी कोई हेल्प ही नहीं हो सकती। और पेसिमिज्म का मतलब क्या है कि पेसिमिज्म का मतलब है कि ये चीज जो हुई है हमारे साथ में वो चीज तो हो नहीं थी, इस तरीके से देखना है इस चीज को। तो एक बार इसके आंसर पे आते हैं। तो लर्नड हेल्पलेसनेस क्या होती है, कैन बी डिस्क्राइब एज अ टेंडेंसी टू बिकम हेल्पलेस व्हेन फ्रीक्वेंटली फेस्ड विद इवेंट्स दैट कैन टू बी कंट्रोल। तो वही चीज है कि आप जो है हेल्पलेस फील करते हो कि भैया हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब कुछ हम कर ही नहीं सकते। वो चीज है कि हेल्पलेस फील करना, ये हमने सीख लिया, पर आप जब करना स्टार्ट करते हो तो वो चीज हो जाएगी। एक हिम्मत की बात होती है कि भैया कुछ लोगों को क्या होता है कि हेल्पलेस ये लर्नड है, या आपने समझ लिया है कि हमारे कुछ हेल्प नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, पर आप कंट्रोल में हो, आप कुछ ना कुछ उसमें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। उसी तरीके से लर्न पेसिमिज्म होता है। तो पेसिमिज्म का मतलब क्या है कि ये मानना कोई भी बुरा इवेंट हो रहा है तो भैया ये तो होना ही था, ये तो है ही, ये तो हमेशा ही रहता है हमारा जिंदगी में, मेरे जिंदगी में बुरा ही होता रहता है, यानी कि नेगेटिव सोचना, पेसिमिस्टिक सोच आपकी होना, ये चीज है। और पॉजिटिव इवेंट हुआ तो भैया लक से हो गया होगा, यानी कि कुछ ऐसे ही था भैया, अभी एक खुशी एक पल की होती है, ये सारी चीजें जो सोचना, ये जो है लर्न पेसिमिज्म में आ जाता है। जो भी पर्सन में लर्न हेल्पलेसनेस और लर्न पेसिमिज्म होता है, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनको जो है स्ट्रेस फील हो। उनको जो है जनरली लर्न ऑप्टिमिज्म सीखना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स आपकी आनी चाहिए। कि आपको नेगेटिव थॉट आ रही तो आप जानबूझ के अपने जो है पॉजिटिव थॉट लाओ। इसकी एक एक्सरसाइज भी होती है कि आप मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को वो बोलो कि आपके कौन कौन से पॉजिटिव, आपके किस चीजों के लिए आप थैंकफुल हो आज के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अब आ जाता है चेक योर प्रोग्रेस 1। तो चेक योर प्रोग्रेस 1 में हमारा सबसे पहले तो यही क्वेश्चन दे रखा है कि लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी। तो 5 कंपोनेंट्स थे जो वो आ जाएंगे आपके, स्टेटस इनसिक्योरिटीज, टाइम जो है अर्जेंसी वाला, और हॉस्टिलिटी, और भी चीज तो थी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मैंने डेफिनेशन भी आपको दिखा दी है अब तो डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी वो प्रोक्रेस्टिनेशन की। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है सेक्शन 3.3 मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस। तो मॉडरेटर्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, पहले इसके बारे में जानेंगे। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं। मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस क्या है, एक तरीके से बैलेंस का काम करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस और उसके रिएक्शन के बीच में, कि आपका एक स्ट्रेस है और उसका रिएक्शन है, कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसको जो है मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं। काफी बार जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, किसी को स्ट्रेस फील होता है, किसी को स्ट्रेस फील नहीं होता है, तो वही चीज है कि उसको मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस में बोला है कि कितना स्ट्रेस फील हो रहा है, यानी कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेस जो है वो आप झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हो, उसको कम ज्यादा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जो चीज कम ज्यादा करता है स्ट्रेस को, उसको मॉडरेटर बोलते हैं, मॉडरेट कर रहा है उसको। मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, ये जो है स्ट्रेस का लेवल्स को सेट करते हैं, हाई लो लेवल्स को सेट करते हैं। वेरियस प्रकार के मॉडरेटर्स होते हैं, यहाँ पे 3 दे रखे हैं। यहाँ पे पहला तो हमारा यही दे रखा है कि लोकस ऑफ कंट्रोल है, एक कि आपका जो है फोकस कहाँ पे रहता है। फिर सोशल सपोर्ट है, उसके बाद में ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म है।
पैसिमिस्टिक तो मैंने बताया ही अभी, ऑप्टिमिज्म और पैसिमिज्म इसमें भी आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लोकस ऑफ कंट्रोल पे यहाँ पे आते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल जो था वो हमारे रोटर ने दे रखा था, मेन बात अभी बताऊंगा। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। मेन जो होता है लोकस ऑफ फोकस ये होता है इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। इसके बारे में डिटेल में अभी आंसर में देखते हैं। तो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि दिया गया था जूलियन बी रोटर के द्वारा। रोटर मैंने आपको दिखाया अभी, रोटर के द्वारा दिया गया था। और इसका कहना ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि आप कितना समझते हो कि आप अपनी जिंदगी कितने कंट्रोल में हो, यानी कि आपकी जिंदगी आपके कितने कंट्रोल में है, आप अपनी जिंदगी को कितना कंट्रोल कर सकते हो, एक्सटेंट कितनी एबिलिटी है आपकी कंट्रोल करने की, वो जो कॉन्सेप्ट है वो लोकस ऑफ कंट्रोल में आ जाता है। तो इसमें जनरली जो है इसको क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स में, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के होते हैं लोग, जिनके पास में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वो ये समझता है कि भैया जो किस्मत होती है वो हम अपने हाथों से लिखते हैं। तो ये चीज होती है, तो ये जो है काम करते हैं, एक्शन लेते हैं और अपनी जो किस्मत है वो खुद लिखते हैं, अपनी जिंदगी बनाते हैं, अपनी जो फ्यूचर है, अपना भविष्य, ये अपने हाथों से लिखते हैं। और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, ये बोलते हैं कि भैया सारी चीजें जो है लक के ऊपर जो है या फिर किस्मत के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर, ये सारी चीजें होती है कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है तो भैया लक के ऊपर है, अगर अच्छा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर पूरा हुआ है तो भैया दूसरों के कारण ही हुआ है, हमारा तो कुछ नहीं था इसमें। ऐसे इंटरनल वाले में भी होता है, गलती भी होती है तो बोलता है कि हमारी गलती, हमें इसको सुधारना चाहिए था। एक्सटर्नल वाले क्या बोलेंगे कि भैया उसकी गलती थी, उसके हम कुछ कर ही नहीं सकते इसके बारे में, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो इसी तरीके से जब साइकोलॉजिस्ट ने इसके बीच में रिलेशन निकाला था लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में और स्ट्रेस के बारे में, इनके बीच में रिलेशन निकाला, तो उन्होंने क्या देखा कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जिनका होता है, इंटरनल एलओसी होता है, वो क्या होता है कि अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उसको चैलेंज की तरह लेते हैं। और जब भी चैलेंज होता है यानी कि प्रॉब्लम की तरह लेते हैं वो, तो प्रॉब्लम का हमेशा सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन ढूंढते हैं उसका और एक जो एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि भैया हमें सोल्व करनी है प्रॉब्लम को, उस तरीके से। तो इनका जो लेवल होता है स्ट्रेस का वो काफी कम रहता है। उसी के अलग तरीके से देखेंगे तो एक्सटर्नल लोकस ऑफ फोकस में क्या होता है, ये मानते हैं कि भैया जो चीज होती है वो तो किस्मत का खेल है, या फिर गलती हुई है तो वही दूसरों की गलती है, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे इस बारे में, तो इसको अनकंट्रोलेबल बताते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हेल्पलेसनेस, जो मैंने बताया पहले, हेल्पलेसनेस की फीलिंग जनरेट होती है और इसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हो, पहली बात तो। दूसरी चीज, आपको फिर स्ट्रेस बढ़ेगा ही, क्योंकि ये आप अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि भैया कुछ हो ही नहीं सकता, आप क्या करें, तो फिर आपको स्ट्रेस होगा कि भैया प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही है। तो ये चीज है इसमें। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल का। अब इसके बाद में हमारा आता है हार्डीनेस। तो एक बार चलिए इस पे आते हैं। तो हार्डीनेस क्या होती है, हार्डीनेस का मतलब ये होता है कि आपको मेहनत कितनी अच्छी लगती है, एक तरीके से बोलेंगे तो ये क्या होती है, लाइकनेस टू चैलेंजेस, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड कंट्रोल। तो यानी कि आप कितनी ज़्यादा चैलेंजेस को पसंद करते हो, आप कितना आपकी कमिटमेंट है, एक तरीके से आप कितने ज़्यादा डिसिप्लिन हो, परसिस्टेंट हो, ये चीज़ हमारे जो है हार्डनेस में आ जाती है। जो इंडिविजुअल की हाई हार्डनेस होती है, यानी कि जो परसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, उनको ऑप्टिमिस्टिक रहता है, क्योंकि वो अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसको पास थ्रू कर देते हैं। वो हमेशा ग्रो करते रहता है कांस्टेंट स्पीड में, कछुए की चाल चलते हैं वो, खरगोश की तरह नहीं होता। कि खरगोश क्या होता है कि वो चलता है, दौड़ सकता है, वो उसकी कछुए से ज्यादा तेज होती है स्पीड, पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहते हैं, चैलेंजेस को अच्छा मानते हैं, ये बोलते हैं कि चैलेंजेस जो है भगवान का गिफ्ट है। तो वो जो है हार्ड वर्क से कतराते नहीं है, करते रहते हैं, ये इंजॉय करते हैं उसको, हार्ड वर्क करना। और जो हाई हार्डनेस होती है उनकी बेटर पोजीशन होती है कि वो स्ट्रेस से डील कर पाए। जो और जिन इंडिविजुअल की लो हार्डनेस होती है वो कम होती है उनकी, क्योंकि वो जो है डिफिकल्टीज को ये मानते हैं कि भैया हम झेल नहीं सकते, ये क्यों आई, ऐसा होता है उनका कि अगर कोई डिफिकल्टी आई, अरे यार ये क्यों आई, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज उनका रिएक्शन होता है। जिनकी हाई हार्डनेस होगी उनका रिएक्शन क्या होगा कि भैया ये आई है, मजा आएगा अब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम सोशल सपोर्ट पे आ जाते हैं। तो इसके एक बार आंसर देख लेंगे। तो हमारा सोशल सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट का आप वैसे समझ पा रहे हैं, सोशल और सपोर्ट यानी कि समाज का या फिर आसपास के, क्योंकि हम सोशल क्रीचर है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल क्रीचर। तो हमें जो सोशल सपोर्ट चाहिए होता है, सोशल सपोर्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई मटेरियल गिफ्ट हो गया,
कोई गिफ्ट दे दिया, कि कोई परेशान है उसको गिफ्ट दे दिया, किसी को पैसों की तंगी है तो फाइनेंशियल हो सकता है, फूड का हो सकता है कि भैया कुछ है तो कुछ टेस्टी बना दिया किसी चीज़ के लिए, उसके लिए। ये इन्फॉर्मेशन के रूप में हो सकता है कि स्ट्रेस को कैसे झेलने जाए, कि भैया हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो कोई कोई आया, कोई दोस्त आया, उसने आपको सोल्यूशन बता दिया, फिर आपको कुछ सजेशन दिया, वो काम कर गया, तो ये इन्फॉर्मेशन के रूप में हो सकता है। कोपिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर हो सकता है कि भैया आपको स्ट्रेस हो रहा है तो कुछ बोलता है ना, जैसे कि अगर कोई घर पे ही कोई हो या फिर दादा दादी होते हैं हमारे, तो वो होते हैं कि बोल रहे हैं कि बुखार हो तो ये कर दो, भाप लिया करो, या फिर वैसे गरारे करो, अगर खांसी जुकाम हो रहा है, गला बैठ रहा है, गरारे करो, ये सारी चीजें दादी के नुस्खे जो होते हैं, ये जो है कोपिंग स्ट्रेटेजीज हैं उनकी एक तरीके से। तो ये सारे सोशल सपोर्ट में आते हैं, कि कोई सी गिफ्ट दे दिया फाइनेंसिंग का, ये सारी चीजें सोशल सपोर्ट में आती है। सोशल सपोर्ट इमोशनल भी हो सकता है, कि आप उससे एम्पैथी जता रहे हो। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों का फील करना, कि दूसरों की बातें सुन, यानी कि उसकी जिंदगी में कुछ तकलीफ चल रही है किसी की भी जिंदगी में, तो वो जो है दूसरा वाला उसको बैठ के सुन रहा है। जनरली इमोशनल जो कोपिंग होती है वो फीमेल्स ज़्यादा प्रेफर करती है मेल के कंपैरेटिवली, पर इमोशनल कोपिंग भी काफ़ी होती है, तो इमोशनल कोपिंग भी काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करती है इंसान को अपना मन हल्का करने के लिए। सोशल सपोर्ट से क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस जो होता है फील, स्ट्रेस के वजह रिएक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है, कि आप स्ट्रेस को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हो स्ट्रेस पे। जब आपका कोई यानी कि सोशल सपोर्ट मिल जाता तो आपका स्ट्रेस की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, आप उससे ज़्यादा, आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं लगते, कम हो जाते हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट्स, तो आप ज़्यादा उससे स्ट्रेस से परेशान नहीं रहते, आप उस आप उसको आसानी से ओवरकम कर देते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको ऑप्टिमिज्म का, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, ये सारी चीजें होती है। ये जो ऑप्टिमिस्टिक जो लोग होते हैं वो स्ट्रेस को आराम से झेल लेते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती स्ट्रेस को झेलने के लिए। और वो जो होते हैं उनकी रिजिलियंस काफ़ी ज़्यादा होती है स्ट्रेस के प्रति, कि वो स्ट्रेस को झेल पाते हैं, एकदम कठोर होते हैं, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना वो, तो उसको नेगेटिव चीज़ें इफेक्ट नहीं कर पाते ज़्यादा। और पैसिमिस्टिक जैसे मैंने बताया था कि वो नेगेटिव ही सोचते हैं, कुछ भी हो कि ये तो अरे ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो पैसिमिस्टिक आ जाता है वो सारी चीज़ें, तो इनको स्ट्रेस बहुत जल्दी लगता है। और अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो साइकोपैथोलॉजी जो है, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है, कि साइकिक जो है आपके वो फिजिकली डिस्प्ले होने लग गया है, या फिर कोई सी भी और भी बीमारी जो है साइकिक से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लास्ट वाले टॉपिक हमारे जेंडर और कल्चर पे आ जाते हैं, कि जेंडर और कल्चर किस प्रकार से हमारे मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस के रूप में काम करते हैं। जेंडर और कल्चर, मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस, इसका क्या रिलेशन है? मतलब ये है कि जेंडर और कल्चर जो है वो एक तरीके से डिफाइन करता है कि आपका जो है स्ट्रेस ज़्यादा होगा या कम होगा। तो सबसे पहले हम जेंडर पे ही आएंगे, कि जेंडर किस प्रकार से जो है इंडिविजुअल के स्ट्रेस और उसकी रिएक्टिविटी को कैसे डिफाइन करता है। तो सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो है हार्मोनल डिफरेंसेस। जेंडर मतलब मेल और फीमेल में बताएंगे अभी हार्मोनल डिफरेंसेस का। तो जेंडर क्या होता है कि जेंडर में जैसे मेल और फीमेल है, तो फीमेल का क्या रहता है कि उनकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ कोर्टिजोल होता है, यानी कि उनके बॉडी में कोर्टिजोल ज़्यादा रिलीज होता है। तो जनरली क्या होता है, इसलिए फीमेल को स्ट्रेस ज़्यादा लगता है, यानी कि उनको जो है ज़्यादा चांसेस है कि उनको स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा। तो एक ये मॉडरेटर हो गया, मेल को कम लगता है उसके मुकाबले स्ट्रेस, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनको ज़्यादा होती है, कोर्टिजोल लेवल ज़्यादा रिलीज होता है उनमें। और इसके अलावा सोशल एक्सपेक्टेशंस भी होती है काफ़ी सारे जेंडर रोल्स के ऊपर, जो कि अलग अलग हो सकती है। आदमियों के लिए अलग है, मेन वुमेन यानी महिलाओं के लिए अलग है, मैन के लिए अलग है, फीमेल के लिए मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है ये भी उसके लिए कर सकती है। जैसे कि वुमेन के लिए क्या हो गया कि जैसे कि वो इंटरनलाइज कर रही है स्ट्रेस को, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, बुक का ही लिया है मैंने ये, तो वो इंटरनलाइज कर रही है स्ट्रेस को, या फिर उनको जो है जिसकी वजह से इमोशनल डिफिकल्टी हो रही है। ऐसे ही मेल का बताया गया है कि भैया एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं स्ट्रेस को, यानी कि अग्रेशन या फिर सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं। पर जनरली नहीं है कि ये ऐसे ही हो, ये बोल रहे हैं कि 60% वुमेन का ऐसा ही होता है, 60% मेल का ऐसा होता है कि वो एक्सटर्नलाइज करते हैं अपने स्ट्रेस को अग्रेशन के रूप में या फिर सब्सटेंस अब्यूज के रूप में, पर सबका ऐसा नहीं होता। और ये है सोशल एक्सपेक्टेशन के रूप में ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि अलग अलग सोशल एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, तो उसके हिसाब से आपका जो है स्ट्रेस हो सकता है। इसके बाद में हमारा जो है कल्चर में आ जाता है। कल्चर में वैल्यू एंड बिलीफ्स का होता है। काफ़ी लोग क्या होता है कि उनको होता है
कि कल्चर में ये बोलते हैं कि आपको जो है अगर कुछ हो तो यानी कि कल्चरल होता है उनका, यानी कि सामूहिक टाइप में होता है। तो उनमें क्या होता है कि सोशल सपोर्ट सीख करना बहुत ज़्यादा इजी होता है उनको। वो बोलते हैं कि ये आपको जो है अपने परिवार के साथ में मिल बांट के रहना चाहिए, आपको सारी बातें अपने परिवार को बताना चाहिए। एम्पथाइज, इमोशनल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है कि आप जो है एक दूसरे को अपनी बातें बताओ परिवार का साथ में। ये सारी चीज़ें जो है कल्चरल बिलीफ है ये। उसी की तरफ अलग तरीके से होता है कि स्टैटिक स्टोकरिस्ट, तो उसका उन्हीं का एक था कि यानी कि वो बोल रहे थे कि भैया एक इंसान जो है उसको अकेले ही करना चाहिए अपना सारा काम, इंडिविजुअल कोपिंग टाइप में, कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है टाइप में। तो अगर उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरों को अप्रोच नहीं करेगा। और स्ट्रेस का क्या है कि वो स्ट्रेस में सोशल सपोर्ट मिल जाए तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो है कम हो जाता है। पर अगर वो इस स्टोइसिज्म को फॉलो कर रहा है तो वो जो है दूसरों को अप्रोच ही नहीं करेगा, अपना स्ट्रेस के बारे में बताएगा नहीं उसके, यानी कि अपनी फीलिंग नहीं शेयर करेगा, तो उसको स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो ये कल्चरल वैल्यूज बिलीफ इस तरीके से वो जो है मॉडरेट कर रहे हैं स्ट्रेस को। और क्या होगी, कल्चरल प्रैक्टिस होगी, जैसे ही हमारे इंडियन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन चलती है कि ध्यान मुद्रा, और ये सारी योगा भी एक तरीके से मेडिटेशन में ही आ जाता है पार्शली। तो ये सारी मेडिटेशन होती है, स्पेसिफिक कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं काफ़ी सारे जो कल्चरल प्रैक्टिस में आ जाते हैं। जो लोग ये चीज करते हैं उनको स्ट्रेस कम फील होता है, जो चीज नहीं करते हैं उनको ज्यादा फील होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जेंडर और कल्चर तो खत्म हो गया, और इसी के साथ में हमारे सारे मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस भी खत्म हो गया। अब इधर हमारे चेक योर प्रोग्रेस 2 है, व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल। तो मैंने आपको बताया लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कि आप कितना ज्यादा, आपकी जिंदगी आपके कितने कंट्रोल में है, ये बात जो है लोकस ऑफ कंट्रोल में आती है। दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो वो चीजें हैं। अब इसके बाद में हमारा लेटेस्ट समअप है, जिसमें हमारी समरी ज्यादा सारी सारी आ जाएगी। वो सारी चीजें कि हमारे जो है सबसे पहले तो हमारा फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस थे, और उसके बाद में हमारे जो है मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस, वो सारी चीजें आ गई हैं इसमें। जैसे कि पर्सनैलिटी टाइप है, हॉस्टिलिटी, परफेक्शनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन, लर्नड हैप्पीनेसनेस, ये सारी चीजें हमने उसमें सीखी थी डिटेल में, फिर उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद में आपका जो है हमने मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। तो मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि हमारे लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया, सोशल सपोर्ट हो गया, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, जेंडर एंड कल्चर, ये सारी चीजें के बारे में यहाँ पे है। तो ये सारी चीजें आपको बता रखी। इसके बाद में रेफरेंसेस आ रहे हैं हमारे सारे, जहाँ से जहाँ जहाँ बुक से ये ले रखा है वो सारी चीजें। अब कीवर्ड आ गए। कीवर्ड थोड़ा सा पढ़ना जरूरी भी है एक तरीके से, कि आपको ये एक्स्ट्रा थ्योरी दे सकता है आंसर लिखने के लिए। हार्डीनेस क्या होती है, हार्डीनेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिनोटेड लाइकनेस टू चैलेंजेस, जैसे मैंने बताया था, लाइकनेस टू चैलेंज एंड दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड कंट्रोल। हॉस्टिलिटी क्या होती है कि भैया दूसरे के ऊपर ये मान रहे हो कि दूसरा तो गलत ही सोचता है, वो अपना मतलब ही है, जिसको हम साइनिज्म बोलेंगे, और उनके गुस्सा करना या फिर वैसी टेंडेंसी उनके बारे में बुरा सुनना, ये सारी चीजें हॉस्टिलिटी में। लर्नड पेसिमिज्म वही है कि यानी कि कुछ अच्छा हुआ है तो भैया लक के कारण हुआ है और अभी खत्म हो जाएगा, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भैया ये तो हमेशा होता ही रहता है और ये तो मेरी जिंदगी में लिखा ही था, ये तो होना ही था, ऐसी चीजें, ये लर्नड पेसिमिज्म में आती है। लोकस ऑफ कंट्रोल बताया, लोकस ऑफ कंट्रोल कि आप कितने ज्यादा अपनी लाइफ में कंट्रोल में है, वो सारी चीजें। परफेक्शनिज्म की, भैया करना है जो चीज करना है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वो परफेक्शनिज्म में आती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना। पर्सनैलिटी टाइप पे बताया था कि काफी सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कि हरीनेस, जल्दी जल्दी काम करना, या फिर इनकी स्ट्रेस रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। ये सारी चीजें जो बताई थी आपकी वो सारी होगी। इसके बाद में आंसर, चेक योर प्रोग्रेस के आंसर्स हैं जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको आंसर तो वैसे ही बता दिए, क्योंकि काफी सारे आपको मैंने डिटेल में क्वेश्चन और आंसर के रूप में लिखे थे, तो उसमें आपने देख ही लिया है। अब इसके बाद में यूनिट एंड क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो यूनिट एंड क्वेश्चन में आप देखेंगे जो यहाँ पे दे रखे हैं ना, जनरली ये चीजें आपके पेपर में भी आती हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है, इनको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, और 10 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। तो 10 नंबर का लगभग 300 वर्ड का हो जाएगा आपका। 300 वर्ड का आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि आप इनको लिख पाते कि नहीं लिख पाते। तो सबसे पहले तो हमारा ये आया था, डिस्कस टाइप ए पर्सनैलिटी एज ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस। तो टाइप ए पर्सनैलिटी का तो खूब सारी थ्योरी दे रखी है इसके बारे में, और काफी सारे इसके फैक्टर्स भी बता रखे हैं इसकी, यानी कि टाइप ए पर्सनैलिटी की क्या क्या चीजें होती है। 5 फैक्टर्स वैसे बता रखे थे कि आपको ये हरीनेस यानी कि जल्दबाजी में रहते हैं, और भी चीजें बता रखी थी उसमें। इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन हॉस्टिलिटी एज ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस। तो हॉस्टिलिटी के बारे में बताना है, इसके बारे में थोड़ी सी कम थ्योरी है,
पर यह है कि हॉस्टिलिटी क्या होती है उसके बारे में जनरली ये जो है कंबाइन करके आएगा। अगर हॉस्टिलिटी का आएगा तो ये 5 नंबर का आएगा। उसके बाद में हमारे परफेक्शनिज्म एंड प्रोक्रेस्टिनेशन एज ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस, तो इस तरीके से आएगा जैसे कि यहाँ पे बता रखा थर्ड वाले की तरफ से कि परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन दो अलग अलग टॉपिक है हमारी बुक में, पर उनको साथ में कंबाइन करके दे दिया गया है। इसी तरीके से हॉस्टिलिटी भी किसी के साथ में कंबाइन करके दिया जाएगा अगर हॉस्टिलिटी दिया जा रहा है तो परफेक्शनिज्म में आपको बताया था कि परफेक्शनिज्म जो काम करना है वो एकदम ठीक करना है, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन में कोई काम को टालना, भैया अभी नहीं करना। इसके रीजंस क्या क्या रीजंस थे वो भी हमने बात की उसके बारे में। इसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो आ जाता है डिस्कस लर्न हैप्पीनेस एंड लर्न पेसिमिज्म। तो ये दो है। लर्न हैप्पीनेस क्या होती है, लर्न पेसिमिज्म क्या होता है कि हमारी कोई मदद हो ही नहीं सकती, कुछ हो ही नहीं सकता, हम कुछ कर ही नहीं सकते। पेसिमिज्म क्या है कि ये तो होना ही था, ऐसा ही बुरा होता है हमारी जिंदगी में, या फिर वैसे सोचना, नेगेटिव सोचना, ये सारी चीजें लर्न पेसिमिज्म में आती है। डिस्कस द वेरियस मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस, तो सारे मॉडरेटर्स जो थे, सबसे मेन तो लोकस ऑफ कंट्रोल है हमारा, वो जो है आपका मेन है। उसके बाद में आपके कल्चर और काफी सारी चीजें और भी थी, जेंडर और हॉस्टिलिटीज, ये सारी चीजें जो हैं आपकी मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस में आती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है यूनिट 3 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा जो आ जाता है यूनिट 4 जो कि है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले तो यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस पढ़ लिया कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में जाना। ठीक है, अब उसके बाद में हमने यूनिट 2 में मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में जाना कि अलग अलग मॉडल स्ट्रेस किस प्रकार से काम करता है, कैसे होता है स्ट्रेस। फिर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस, किसकी वजह से होता है स्ट्रेस, वो समझ लिया। अब जो है स्ट्रेस से होता क्या है, यानी कि स्ट्रेस की इफेक्ट क्या होता है, वो हम जो है यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तो यूनिट 4 है। तो चलिए फिर अब इधर ही हम जो है वीडियो खत्म करते हैं। तो चलिए फिर अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन। हैव अ गुड डे, बाय बाय।